एक सवाल है और प्लीज़ इसका जवाब कमेंट में नहीं, अपने दिल के अंदर ज़रूर देना। अगर भारत इतना महान, अगर दुनिया भारत से सीखती थी, अगर हम नॉलेज, साइंस और वैल्यूज़ में आगे थे, तो फिर हम पीछे कैसे रह गए? सच कड़वा है लेकिन कहना ज़रूरी है। भारत तब नहीं गिरा जब दुश्मन स्ट्रांग हुआ। भारत तब गिरा जब हमने सीखना बंद कर दिया। और ये बार बार इतिहास ने हमारे साथ दोहराया है। बट सवाल ये है कि क्या हमने इतिहास से सीखा है? चलो आज कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड और पुराने हिस्ट्री को डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था हमारे साथ। और याद रखना, अगर हम आज भी नहीं सीखेंगे तो इतिहास दोबारा होगा, सिर्फ नए काम, नए टूल्स और नए साल के साथ। इस वीडियो को मेरा एक ही मोटिव है ये वीडियो का बनाने का, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये किसी एक लीडर, किसी एक सिस्टम या किसी एक जनरेशन की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, मेरी आपकी। तो चलो यार डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और हम सबसे पहले आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि मगध एम्पायर में थी, जो आज का बिहार है। 5th सेंचुरी एडी आफ्टर डेथ से लेके 1193 एडी आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। नालंदा सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थी, नालंदा सिविलाइजेशन का ब्रेन थी। अब आप देखो, जब यूरोप डार्क एजेस में था, तब भारत के पास वर्ल्ड का सबसे एडवांस एजुकेशन सिस्टम था, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बोला जाता है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं हर चीज़ को, हर फैक्ट को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको मेरा स्टेटमेंट जेन्युइन और वो फैक्ट चेक लगे। मैं एक चाइनीज़ स्कॉलर था, ज़ुआन सैंग, मैं नाम शायद में प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो सकती है, बट वो चाइनीज़ स्कॉलर ने लिखा है अपनी बुक पे, आप जाकर रिसर्च कर लेना नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा इज़ द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ लर्निंग इन द वर्ल्ड। यहाँ सिर्फ धर्म नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी नालंदा, यहाँ सिर्फ धर्म की बात नहीं करते। बहुत लोग मिथ होता है कि अरे नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअल थॉट्स, रिलीजियस टॉक्स, ये सब होते हैं। दिस इज़ आवर मिथ। ये एक्चुअली हम सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमने कभी ना उस चीज़ के बारे में रिसर्च किया, ना हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें पता है। बट मैं आपको बताऊं, यहाँ सिर्फ धर्म नहीं, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स, लिंग्विस्टिक्स और दुनिया के तमाम कोर्स जो एग्जिस्ट करते हैं या अभी करते हैं, या बहुत कोर्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि हमने उसको अभी डेवलपमेंट नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ की वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी। हिस्टोरियन A.L. बशम वो कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, नालंदा वॉज द इंटेलेक्चुअल हार्ट ऑफ एशिया। वो भारत की नहीं यार, वो इंटेलेक्चुअल हार्ट ऑफ एशिया के बारे में बोलते हैं। और वो हिस्टोरियन स्कॉलर, वो अगर ये इस चीज़ को कोट कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ की महानता के बारे में खुद जज कर सकते हो वो क्या थी। नालंदा का धर्मकुंज लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स 9 मंजिला था यार, 9th फ्लोर थे उसमें। कुछ लाइब्रेरीज उसमें थे, रत्ना सागर, रत्नोदादी और रत्नरंजाक, ऐसे करके लाइब्रेरीज थी। मतलब इट मीन्स आप सोचो कि वो 9 फ्लोर बिल्डिंग थी, जो 9th फ्लोर में लाइब्रेरीज थे। अब आप सोच लो कि जब 9th फ्लोर पर सिर्फ किताबें और पूरी लाइब्रेरी थी, तो उसमें कितना नॉलेज होगा। और ये सिर्फ मुझे नहीं, उन समय के हिस्टोरियन को नहीं, उनसे और भी कई लोगों को इसके बारे में पता था। और उसी का रीज़न क्या हुआ, अब हम आ जाते हैं 1193 AD। उस समय क्या हुआ, बख्तियार खिलजी ने भारत पे इन्वेड किया, सेम नालंदा पे इन्वेड किया। और सबसे पहले उन्होंने एक ही चीज़ किया, यूनिवर्सिटी को जला दिया, लाइब्रेरीज़ को जला दी गई। ग्रंथों की आग, आप रिसर्च करो, वो बोला जाता है। और ये उस वहाँ पे जिन्होंने भी अपने एंड से उस समय जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाई, वो कहते हैं जब उस लाइब्रेरी में आग लगी
तो ग्रंथों की आग महीनों तक जलती रही। तो आप सोच सकते हो, आग से ही सोच सकते हो कि कितनी बुक्स और कितने नॉलेज वहाँ पे जले होंगे। पर सच ये है, नालंदा सिर्फ तलवार से नहीं जला। नालंदा तब जली जब सोसाइटी ने ज्ञान को अपनी जिम्मेदारी नहीं माना। अब क्या कनेक्शन है उसका, मैं आपको समझाता हूँ। आज रिसेंट में जो भी जियो पॉलिटिक्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, या फिर आप जो भी देखते हो जियो पॉलिटिक्स में, एआई लैब्स, सेमीकंडक्टर फैब्स, डेटा सेंटर्स और इन स्पेस एयर मिशंस, आज इस चीज़ की हर देश में होड़ लगी हुई है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट हैं, कहीं ना कहीं हिस्ट्री से हम कनेक्टेड हैं। इसलिए आज जब इंडिया एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है, स्पेस मिशन कंडक्ट करता है, डिजिटल सिस्टम दुनिया के साथ शेयर करता है, तो ये नालंदा वाली सोच का ही मॉडर्न वर्जन है। ऐसा नहीं है कि अभी जो हो रहा है वो बहुत अलग हो रहा है, पहले नहीं यार, पहले बस तरीका बदल गया है एग्जैक्ट सेम। एंड वहाँ पे भी एक ही चीज़ डिनोट करता है कि हमारा काम क्या है। हमारा एज एन सिटीज़न ये हमें रियलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए, और हर एक इंडियन सिटीज़न को होना चाहिए कि नॉलेज को एंटरटेनमेंट नहीं, पावर समझना चाहिए। हम उसके बाद आते हैं और कुछ और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। साल है 1966, 11 जनवरी, 11 जनवरी 1966, जगह टास्केंट, जो कि आज उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उस टाइम वो यूएसएसआर था। लाल बहादुर शास्त्री, हमारे भारत के उस समय के प्रधानमंत्री, उनकी वहाँ पे उनकी उस डेट पे हत्या हुई। अब लाल बहादुर शास्त्री कौन थे यार? लाल बहादुर शास्त्री को अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, लाल बहादुर शास्त्री महान इसलिए नहीं थे कि वो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। वो महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने पावर को कैरेक्टर के साथ जिया। उनका एक स्लोगन था यार, जय जवान जय किसान। और ये एक नारा नहीं था, ये देश की प्रायोरिटी लिस्ट थी। अब मैं उनके बारे में बोलूँ तो अमेरिकन राइटर नॉर्मन कजन ने शास्त्री जी के लिए कहा, शास्त्री वॉज वन ऑफ द जेंटलेस्ट मैन एवर टू होल्ड पावर। अब उनकी डेथ के बाद सवाल हुए, पर आज सवाल ये नहीं है कि उनकी डेथ कैसे हुई, वो तो एक रिसर्च का टॉपिक है, वो हमारी एजेंसी, वो हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ पे काम करेंगे। आज सवाल ये है, क्या हमने उनकी वैल्यूज़ को ज़िंदा रखा? आज दुनिया फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, रेजिलियंस पर लड़ रही है यार। आप जितने भी देश पे देखो, कहीं ना कहीं ये तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक ज़रूर कनेक्ट करेगा। जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है या लड़ाई हो रही है, लड़ाई जो भी चल रही है, इसलिए जब इंडिया फूड स्टॉक स्ट्रॉन्ग रखता है, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, तो ये शास्त्री जी का ही विज़न का कंटिन्यूएशन है। मैं आपको ये सब चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे हिस्ट्री में हमारे लीडर्स या हमारे स्कल्पचर ने हमें हमेशा सिखाया और उस चीज़ पर हम काम करते थे। बट हमेशा जब जब रिसेंट डेवलपमेंट कुछ ना कुछ हुआ, जब भी हमारे ब्रेन ने हमारे देश की डेवलपमेंट में एक भूमिका निभाने की कोशिश की, जब भी हमारे लीडर ने अपने प्योर ऑनेस्टी के साथ अपने देश को एक डेवलपमेंट की राह पर ले जाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु, इन्वेजन, ये तमाम इंसिडेंट आपको दिखेंगे। और बीइंग अ सिटीज़न हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि शॉर्ट टर्म फ़ायदा नहीं, हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को समझना चाहिए। थोड़ा सा हम अब शास्त्री जी के डेथ के 13 दिन के बाद आते हैं। डेट है 24 जनवरी 1966, जगह माउंट ब्लैंक, फ्रांस में, फ्रेंच एल्प्स। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इनका नाम आपने सुना होगा, जिनको हम अपने इंडिया के फादर ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट बोलते हैं, जो कि सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, हम जानते कि वो साइंटिस्ट थे, बट मैं आपको कहूँ वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक नेशन बिल्डर थे।
अगर आप उन पे रिसर्च करो तो आपको मिलेगा कि फ्रेंच साइकेस्टिक्स पीरे ऑगर ने कहा था, भाभा हैड द इंटेलेक्ट ऑफ अ जीनियस एंड द विजन ऑफ ए नेशन बिल्डर। उनका एक सिंपल बिलीफ था होमी जहांगीर भाभा का, साइंस डिसाइड सोवेर्निटी। और आज का कनेक्शन क्या है उस जियोपॉलिटिक्स से? आज आप जियोपॉलिटिक्स देखो, वो बेसिकली 3 चीज़ पर डिसाइड होती है। जिस देश के पास स्पेस डोमिनेंस है, जिस देश के पास साइबर कैपेबिलिटी है, और जिस देश के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जिस भी देश ये तीनों चीज़ में अव्वल है, आप देखो उसकी रैंकिंग हमेशा फर्स्ट होगी या टॉप में वो हमेशा रहेगा। और इस चीज़ से आप कनेक्ट करो, आज जब इंडिया स्पेस मिशन कंप्लीट करता है, इंडिजीनियस डिफेंस पर फोकस करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करता है, तो ये भाभा की सोच का ही मॉडर्न फॉर्म है। मतलब हमें इतिहास ने हमेशा बताया कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारे लीडर और बहुत ऐसे इंडिविजुअल आए जो इस चीज़ की शुरुआत की। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमें पता है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए कौन सा रास्ता, उसे उसी तरीके से हमारे देश के जो दुश्मन हैं या फिर जो लोग हैं जो हमारे देश को प्रगति करना नहीं देख सकते, उन्हें भी ये चीज़ पता है, और इसीलिए वो हमारे ब्रेन को टारगेट करते हैं, हमारे साइंटिस्ट को टारगेट करते हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हैं, ताकि हमारा कभी डेवलपमेंट ही ना हो पाए और हम इसी तरीके बीइंग अ डेवलपिंग नेशन और लड़ते झगड़ते सिविल वॉर में ही रह के एक दूसरे को ब्लेम कर कर अपने डेवलपमेंट की ही चीज़ को भूल जाए। अब मैं आपको होमी जहांगीर भाभा के बारे में बताया, तो बीइंग अ सिटीज़न हमारा काम क्या है? उन्होंने वैल्यूज़ दी, तो बीइंग अ सिटीज़न हमारा भी तो कुछ काम होगा यार। मैं आपको बोलूँ कि हमारा बीइंग अ सिटीज़न हमारा एक ही काम है कि साइंस को सिर्फ मार्क्स तक हमें नहीं रखना है। वी नीड टू मेक आवर साइंस एज एन कल्चर। तभी होगा, तभी अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते तो वी नीड टू गिव समथिंग फ्रॉम आवर साइड टू आवर नेशन if we are talking about developing of our country and if we are interested in making our country developed। अब मैं आपको एक लास्ट इंसिडेंट बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा, राजीव दीक्षित। जगह था भिलाई छत्तीसगढ़, डेट 30 नवंबर 2010। राजीव दीक्षित इसलिए महान नहीं थे यार कि वो बात करते थे आयुर्वेद के बारे में, ब्रांड के बारे में, या फिर वो ब्रांड को एक्सपोज करते थे। नहीं, राजीव दीक्षित इसलिए महान थे क्योंकि सब उनसे अग्री करते थे। वो इसलिए वो इसलिए महान नहीं थे कि वो सब उनसे अग्री करते थे, जबकि वो महान इसलिए थे क्योंकि वो लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे कि एग्जैक्ट तुम जो कर रहे हो, तुम जो कंज्यूम कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए एग्जैक्टली सही है या नहीं, ज़रूरत है भी नहीं, या फिर अगर जो तुम हेल्दी सोच कर या फिर जो आपको बताया जा रहा है कि हेल्दी, वो एग्जैक्ट में आपके लिए हेल्दी है भी या नहीं। उनका अवेयरनेस का मतलब क्या था? हेल्थ चॉइसेस, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। वो 3 प्रिंसिपल पर ही बात करते थे। और आज भी आप देखो, आज हमारा क्या कनेक्शन है? क्लाइमेटिक चेंज। आज आप जहाँ भी देखो क्लाइमेटिक चेंज है, वाटर क्राइसिस है, हेल्थ सिक्योरिटी है, डायरेक्ट, और वो ये तीनों जो चीज़ है वो डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। बीइंग अ सिटीज़न हमारा इस पे भी क्या काम था कि हमें ये देखना था कि ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी है हमें। किसी ने भी कुछ भी बोला, हमें वो किस चीज़ पे मान नहीं लेना है, बट वी नीड टू डू अ फैक्ट चेक एंड वी नीड टू सी एग्जैक्टली वॉट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम अदर्स। हमें बताया जाता है ये चीज़ आपके लिए सही है, ये चीज़ आपके लिए हेल्दी है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज इट ट्रू? जो हमें बताया जा रहा है क्या वो सही है? आज हमारे भारत देश में आप देखो, जितने भी IITs, AIMs, IISc के बेस्ट माइंड दुनिया भर में काम कर रहे हैं। ये प्राउड मोमेंट है, हमें सबको प्राउड। और मुझे लगता है कि जो भी इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, मैं 100 नहीं बोलूँगा, बट 80% का ये रहता है यार मैं अच्छा कॉलेज लूँ, अच्छी प्लेसमेंट मिले। और इंडिया में तो कोई रहना ही नहीं चाहता है। और जब भी इंडिया के बाहर
प्लेसमेंट होता है तो उनके पेरेंट्स को प्राउड होता है, उनको प्राउड होता है। ये प्राउड मोमेंट तो है, बट एक वार्निंग भी है, क्योंकि जब जब सोसाइटी नॉलेज को रिस्पेक्ट नहीं देती तब नॉलेज शिफ्ट हो जाता है और हिस्ट्री यहीं रिपीट होती है। मैं आपको बोलूँ, गवर्नमेंट को भी एक चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे जितने भी ब्रेन्स जो कि बाहर के देशों में जाके एज एन CEO या फिर वहाँ के इकोनॉमी की ग्रोथ में, उनके कंट्री के ग्रोथ में अपना एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हमारे देश में उनको जो वहाँ पे उनके पर्क्स उनको मिल रही है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे कोशिश करें कि उनको यहाँ पे मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी ब्रेन है वो हमारे देश के डेवलपमेंट में ही लगे। और एक सवाल और है यार, ये सिर्फ हमारे सरकार की ही काम नहीं है, ये उन सब ब्रेन्स को भी सोचना चाहिए जो कि अपनी सर्विस आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के बाहर देना चाहते हैं, कि क्या सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट है व्हेन इट कम्स इन टर्म्स ऑफ आवर नेशन फर्स्ट। तो क्या अगर हमें पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन अगर हमें मौका मिल रहा है अपने नेशन के इंटरेस्ट पे काम करने के लिए, सो वी नीड टू ऑल्सो क्रॉस चेक आवर डिसीज़न कि क्या हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है। और एक टाइम जब आपके पास पैसा बहुत होगा बट आपके देश की कोई सॉवेरेनिटी नहीं रहेगी, तो क्या आपको उस टाइम अच्छा लगेगा? बीइंग एन इंडिया सिटीजन, इफ़ योर कंट्री इज़ नॉट डेवलप्ड एंड यू हैव ample amount of money, will it might get you respect, all the facilities whatever you feel to get or you dreamt of, but actually ये क्या being an Indian citizen ये क्या सेल्फ सेटिस्फैक्शन देगी कि हम तो डेवलप हो गए बट our nation still, what we have listened since our childhood, it is still in a developing stage। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि आप हिस्ट्री के डॉट्स को कनेक्ट करो और आप देखो कि हिस्ट्री ने हर वो चीज़ को रिपीट किया है और आज मॉडर्न एरा में भी वो हिस्ट्री ही रिपीट कर रही है। वो नेशन ही डेवलप हुआ है जिन्होंने अपनी हिस्ट्री से सीखा है, अपने ब्रेन्स को सिक्योर किया है, तभी वो नेशन आगे डेवलप्ड हुआ है। आज भारत ग्लोबल डिसीजन टेबल पर बैठा है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करता है। पर याद रखो, डायरेक्शन तभी काम करती है जब सिटीजन साथ चलता है। नालंदा तब जली जब लोग बोले ये किसी और का काम है, और हम आज भी यही बोलते हैं, देश का फ्यूचर कोई और संभालेगा। तो इतिहास दोबारा होगा यार, और वो लेसन बहुत ही महंगा होगा। पहले तो जो भी हुआ सर्वाइव जिसने किया, बट आज के मॉडर्न एरा में इफ़ वी विल नॉट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, इफ़ वी विल नॉट लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री, सो वी नीड टू पे अ वेरी हाई प्राइस इन टर्म्स ऑफ मैनी कॉन्सिक्वेंसेस कैन हैपन। भारत महान था क्योंकि उसका सिटीज़न जागता था। भारत महान रहेगा जब उसका सिटीज़न जिम्मेदार रहेगा। अगर हम इतिहास से सीखेंगे तो फ्यूचर हम लिखेंगे, और अगर नहीं सीखेंगे तो फ्यूचर लिखा तो ज़रूर जाएगा बट किसी और के हाथ। इसीलिए सोचो, सीखो और अपना फ़र्ज़ निभाओ। और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर नेशन। जय हिंद, जय भारत।